वेलकम बैक। तो एज आई सेड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट चैप्टर 1 की नोट्स देख लेंगे एंड एक टॉपिक अपने को और पढ़ना है वॉइसेस। ठीक है, तो वो पहले खत्म कर लेते हैं, देन अपन चैप्टर 5 की तरफ जो बचा कुछ अपने 3 टॉपिक्स हैं वो खत्म करते हैं एंड वील बी डन विद चैप्टर नंबर 5 आज के आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे ही एंड किए थे लास्ट लेक्चर में, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से ही शुरू करते हैं। चलो, तो अपन लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कल 3 चीजें पढ़े थे। वी स्टार्टेड विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, बाकी पूरा है प्रेडिकेट। यूजली सेंटेंस किस ऑर्डर में होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब क्या है? जो चीज हो रही है सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, सिटिंग, डांसिंग, जंपिंग, जो भी क्रिया, जो भी एक्शन एक सेंटेंस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज वर्ब एंड जिसके थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, फुटबॉल के थ्रू वो खेल रहा है। या सीता इज सिटिंग ऑन अ टेबल, तो टेबल पे बैठी है, तो वो हो जाता है अपना ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आज अपने को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ना है दैट इज वॉइस। बट पहले अपने को अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खत्म करना है एंड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ठीक है, देन वी मूव्ड ऑन टू क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। तो हमने बताया आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेजेस में कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब साथ में नहीं आता है। क्लॉजेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा साथ में आता है। क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस बट फ्रेज कैन नेवर बी अ सेंटेंस। ठीक है, अब क्लॉज 2 टाइप के पढ़ लिए थे अपन लोगों ने, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस है जो इंडिविजुअली सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग विद द फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है तो वो क्लॉज है। प्लस ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह आप यूज कर सकते हो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट एंड वर्ब भी है, लेकिन आप एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। जिसका अपन लोगों ने क्या एग्जांपल देखा था, बिफोर राम केम या बिफोर सीता केम, तो इसमें राम सब्जेक्ट था, केम जो था वो वर्ब था, लेकिन बिफोर राम केम या सीता केम दिस इज नॉट अ सेंटेंस, आप एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस के बेसिस पे ही अपन लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड आपसे पूछा जाता है, ये टेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 2 मिनट का टॉपिक है, एक छोटी सी टेक्निक अपने को याद रखनी है, बस फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने को पढ़ना है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपने को इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब समझ में आ गया। अब अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड हमेशा वर्ड ही कंपाउंड यूज कब होता है जब 2 चीजों को मिलाते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब ये क्या है इसका मतलब? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये क्या है? ये अपन को एग्जांपल से समझना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसका मतलब क्या है अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हमने बोला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल इतनी देर से अपन एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, यहाँ पे राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ है। क्या यहाँ पे कोई 2 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? ये पूरे सेंटेंस को देख के क्या आपको कोई 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो एक ही सेंटेंस दिखाई दे रहा है, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब है, राम प्ले, तो ये क्लॉज है। ठीक है, अब क्या इसको पढ़ के देखो, क्या आप ऐसा सेंटेंस यूज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो ये क्लॉज है, करेक्ट। इसको एज अ सेंटेंस आप यूज कर सकते हो क्या? हाँ है, कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पूरे सेंटेंस में आपको एक ही सेंटेंस दिख रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि 2 सेंटेंसेस से मिलकर एक सेंटेंस बना है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी? हमें तो देख के लग रहा है कि एक ही सेंटेंस है, तो एक ही सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगेन अब कंपाउंड सेंटेंस देखो। कंपाउंड सेंटेंसेस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बनता है, मतलब 2 सेंटेंसेस को मिला के आप एक सेंटेंस बना रहे हो, तब अपन उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल राम इज
कुकिंग इन द किचन बट राम dances really well. ठीक है, राम इज कुकिंग इन द किचन बट राम डांसेस रियली वेल. अब आप ध्यान से देखो, जब आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे, आपको अलग से देख के समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस से बना है. कैसे? एक सेंटेंस तो आपको यही दिख गया, राम इज कुकिंग इन द किचन. ठीक है, एक सेंटेंस राम इज कुकिंग इन द किचन, दूसरा सेंटेंस राम डांसेस रियली वेल. राम डांसेस रियली वेल एक अलग सेंटेंस हो सकता है, राम इज कुकिंग इन द किचन एक अलग सेंटेंस हो सकता है. एंड इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बना दिया गया है, विच इज राम इज कुकिंग इन द किचन बट राम डांसेस रियली वेल. तो दो सेंटेंसेस हैं, तो अब इसको अपन बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या? सब्जेक्ट एंड वर्ब हो प्लस आप उसको सेंटेंस के तरीके से यूज कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं? ये जो अपन सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या ये दो सेंटेंसेस से मिलके बना है? जी हाँ. राम इज कुकिंग इन द किचन एक सेंटेंस है, राम डांसेस रियली वेल एक सेंटेंस है. पहला क्राइटेरिया पूरा. दूसरा, क्या दोनों में सब्जेक्ट एंड वर्ब है? तभी तो वो क्लॉज होगा. तो राम इज कुकिंग इन द किचन, राम सब्जेक्ट हो गया, कुकिंग वर्ब हो गया. हाँ, पहले वाले सेंटेंस में है. नेक्स्ट वाले में राम डांसेस रियली वेल, राम सब्जेक्ट हो गया एंड डांस अगेन क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है, क्लॉज तो है. अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं. इंडिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करने के अपन क्या देखते थे कि क्या ये इंडिविजुअली एज अ सेंटेंस यूज हो सकता है. तो राम इज कुकिंग इन द किचन, क्या ये सेंटेंस है? एक प्रॉपर सेंटेंस है? बोल के देखो, राम इज कुकिंग इन द किचन है, तो पहला वाला सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दूसरा, राम डांसेस रियली वेल, क्या राम डांसेस रियली वेल आप अलग से एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो? राम डांसेस रियली वेल, क्या आपको सुनने में सही सेंटेंस लग रहा है? तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, तब उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो ऐसा कभी भी आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए तो आप देख के आइडेंटिफाई करो कि क्या इस सेंटेंसेस में दोनों दो सेंटेंसेस है, क्या दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बना है. देन आप चेक करो ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब है. देन क्या ये दोनों सेंटेंसेस इंडिविजुअली अलग अलग एज अ सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो कंपाउंड सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज. एग्जाम्पल देखते हैं. बिफोर आई केम, राम लेफ्ट फॉर द पार्टी. ठीक है, अब अगेन सबसे पहली बात, क्या आपको इस पूरे सेंटेंसेस में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं? यस. कैसे? बिफोर आई केम एक सेंटेंस है, ठीक है, एंड राम लेफ्ट फॉर द पार्टी एक सेंटेंस है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, क्या दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब है? सो बिफोर आई केम में देखो, आई इज अ सब्जेक्ट एंड केम इज अ वर्ब. ठीक है, आई इज अ सब्जेक्ट एंड केम इज अ वर्ब, इसलिए ये क्लॉज है. ठीक है, राम लेफ्ट फॉर द पार्टी एक और सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस था. राम लेफ्ट फॉर द पार्टी, अब इसमें क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब है? राम सब्जेक्ट है एंड लेफ्ट वर्ब है, तो ये भी क्लॉज है. ओके, अब चेक करो कि क्या दोनों सेंटेंसेस अलग अलग यूज हो सकते हैं. राम लेफ्ट फॉर द पार्टी, अगर आप किसी से इतना बोलो राम लेफ्ट फॉर द पार्टी, तो क्या सेंटेंस करेक्ट है? हाँ करेक्ट, ऐसा ही सुनाई दे रहा. तो मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आप इसे एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो. बिफोर आई केम, अब बिफोर आई केम क्या आप एज अ सेंटेंस कहीं पे यूज कर सकते हो? बिफोर आई केम आप एज अ सेंटेंस कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब है. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो ये क्लॉज है, लेकिन आप एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है. तो कभी भी किसी सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, दो सेंटेंसेस को मिलके बना है एक सेंटेंस, एंड दोनों सेंटेंसेस अलग अलग यूज हो सकते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस है. एंड तीसरा है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही सेंटेंस होगा. ठीक है, आपको सेंटेंस में दो तीन सेंटेंस दिखाई देंगे, सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सेंटेंस है. कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस से मिलके एक सेंटेंस बनता है. कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खत्म. फटाफट अपन लोग नोट्स में आ जाते हैं. नोट्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने को डील करना है एंड एक चार्ट है वो भी अपने को देखना है, तो फटाफट अपन लोग को हैंडल कर लेते हैं एंड देन अपन आ जाते हैं अपने चैप्टर की ओर.
सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहली चीज अपन लोगों ने पढ़ ली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहली चीज अपन लोगों ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा। देन अपन लोगों ने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में समझ लिया, फ्रेज क्या होता है एंड क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको अपन लोग प्रिंसिपल या मेन क्लॉज भी बोलते हैं, एंड जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको अपन लोग डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपन प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी बोलते हैं, एंड जो दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको अपन लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। देन अपन है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको ये दिख रहा होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ से वर्ब काट दीजिए, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज। नीचे डिब्बे हैं, यहाँ पे अपने को लिख लेना है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज और उनके एग्जाम्पल। बस इतना ही करना है आपको। आपको पेपर के पहले एक बार ही चार्ट देख लेना है, आपका कंसेप्ट एकदम सफासट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा चीज और बची है इसमें, सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स। और क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली एक सेंटेंस या तो सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में होता है, ये अपन लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द सेंटेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अपन लोगों ने पहले देख लिया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। या फिर सेंटेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पॉइंट नंबर 1 देखिए, सिंपलेस्ट सेंटेंस में हैव अ नाउन प्रोनाउन इन द बिगिनिंग, a verb in the middle and other equivalent or other noun or its equivalent in the end। तो यूजुअली एक सेंटेंस एक नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, बीच में एक वर्ब होता है एंड वो एंड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सेंटेंस राम इज प्लेइंग, ठीक है। तो सबसे पहला शुरू कहाँ से हुआ, राम से, तो राम नाउन है, देन वर्ब क्या है, प्ले। यूजुअली सेंटेंस या तो इस ऑर्डर में होता है या वो सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेंटेंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं, लूज सेंटेंसेस एंड पीरियोडिक सेंटेंसेस। लूज सेंटेंसेस मतलब अपन लोग जब इनफॉर्मल बात करते हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे जब अपन लोग चैटिंग करते हैं तो अपन बड़े बड़े सेंटेंसेस तो भेजते नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना बना के बात करते हैं। तो इनफॉर्मल जब अपन लोग बात करते हैं तब इट इज कॉल्ड एज लूज सेंटेंसेस। देख लीजिए फटाफट, सूटेड टू सिंपल स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग एंड आर क्लोजर टू स्पोकन फॉर्म। जिस तरीके से अपन बात करते हैं उस तरीके से अपन टाइप करके भेज देते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं लूज सेंटेंसेस। पीरियोडिक सेंटेंसेस में अपन पहले पूरी कहानी बताते हैं, उस दिन ऐसा हुआ था, उसने मुझे एक मुक्का मारा था, मुझे बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए आज मैंने जाके उसको एक चांटा मारा, ठीक है। आपको दूसरे इंसान को बताना है कि मैंने आज जाके चांटा मारा, तो आप पहले डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि मैंने चांटा मारा, आप पहले पूरी सिनेरियो बताओगे, उस दिन उसने मुझे एक घूसा मारा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने आज जाके एक चांटा मारा। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक सेंटेंसेस, जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, जो जिन पे आप डायरेक्टली बात नहीं करते, पहले आप पूरा एक माहौल बनाते हो एंड देन आप उन पे बात करते हो, ठीक है। सो ये पीरियोडिक सेंटेंसेस होते हैं। देन लेंथ के हिसाब से, लंबा एंड छोटे के हिसाब से 2 टाइप के सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस जिनको आप इजीली छोटी भाषा में लेके खत्म कर देते हो, लॉन्ग सेंटेंसेस जब अपन बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं तो अपन लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो वो लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। नाउ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। अब पैराग्राफ सेंटेंस तो हो गए इंडिविजुअल सेंटेंसेस, पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ बनता है सेंटेंसेस से। तो पैराग्राफ भी जब अपन लोग बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते टाइम पे अपने को ध्यान रखना है कि अपन थोड़े से लॉजिक्स यूज करें। अगर पैराग्राफ से अपने को मतलब समझ में नहीं आया तो सेंटेंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब क्या, एक पैराग्राफ में 4 से 5 सेंटेंस है, जैसे ये है, ये भी एक सेंटेंस है ना। एक पैराग्राफ है जिसमें 2-3 सेंटेंसेस हैं। अपन को जब भी मतलब समझना होता है तो अपन पैराग्राफ में जितने सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ते हैं एंड पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। अपन सेंटेंसेस का मतलब नहीं समझते, अपन एक पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं कि ये पैराग्राफ हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो पहली बात, पैराग्राफ सेंटेंसेस से बनता है, तो सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए एंड देन सेंटेंसेस प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए, ताकि उन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको एक जिस्ट मिल पाए कि पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहे हैं। बट दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, वेरी क्या एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एकदम छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइस, ठीक है। वॉइस अपन सबने सुना है आज तक, एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, अपन सबने सुना है ऐसे आज तक। अपने को कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, राइट। अपन को कभी क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आज अपन एक सिंपल सा रूल सुनने वाले हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अपन लोगों ने एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अपन लोगों ने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था, एक सेंटेंस यूजुअली किस फॉर्मेट में होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में।
राइट। तो एक्टिव वॉइस मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आपसे कभी भी कोई भी एक्टिव वॉइस बोले तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब राम आएगा, जिसके बारे में बात हो रही है वो आएगा, देन क्या काम हो रहा है वो आएगा, एंड देन लास्ट में किस चीज से वो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में यही चीज उलट जाती है पूरी। तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, पैसिव वॉइस में ये चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। किस चीज से काम हो रहा है वो आएगा, क्या हो रहा है वो आएगा, एंड देन कौन वो काम कर रहा है वो आएगा। एक एग्जाम्पल समझो एंड आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। देन वर्ब ढूंढो, वर्ब कैसे ढूंढते हैं, व्हाट पूछते हैं, तो राम राइट्स अ लेटर, व्हाट डज राम डू, राइट्स, तो राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। देन हमने क्या बोला था, जिस चीज के थ्रू काम हो रहा है, जिस चीज से काम हो रहा है, लिख किससे रहा है, लेटर लिख रहा है ना, खेल किससे रहा था, फुटबॉल से खेल रहा था, बैठ किस पे रही थी, टेबल बैठ रही थी। तो जिस चीज की बात कर रहे हैं अपन लोग, राम राइट्स अ लेटर, लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब अपने को क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रीमली सिंपल। एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव होगा तो ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अपने को पैसिव में चेंज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा एंड देन सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, राइट्स, एंड तीसरा क्या है, राम, एंड में है राम। तो पहले सेंटेंस था राम राइट्स अ लेटर, अब हो जाएगा लेटर इज रिटन बाय राम। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बीच में वो भी है, एंड एंड में आ गया सब्जेक्ट। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है एंड सब्जेक्ट एंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए कुछ प्रैक्टिस शीट्स हैं आई गेस, तो वो अपलोड कर दी जाएगी, उनको प्लीज एक बार सॉल्व कर लेना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे प्रोनाउन एंड प्रेपोजिशंस जैसे कंसेप्ट है ना, इनके आप जब तक प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको कंसेप्ट नहीं समझेंगे। सिमिलरली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे, तब तक जब तक आप प्रैक्टिस शीट नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके साथ वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। अपना पहला चैप्टर खत्म हो चुका है एंड अब अपन बढ़ते हैं अपने चैप्टर 5 की तरफ। एकदम ही बेसिक से टॉपिक्स बचे हुए, एकदम बेसिक टॉपिक बचे हुए, फटाफट से अपन उनको शुरू करते हैं, खत्म करते हैं एंड अपना चैप्टर 5 आज उसके साथ हो जाएगा खत्म। कल अपन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग सुन लिया था, आज अपने को शुरू करना था बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीजें याद रखना जरूरी है। अपने को पेशेंट होना चाहिए, अपने को कम बोलना चाहिए, अपने को उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, हर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो अपने अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इस अगेन आप देखना ना, ये चैप्टर में पॉइंट्स इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं ना, स्पेशली प्रेजुडिसेस, बायस, ये प्री ऑक्यूपेशन, ये सब पॉइंट्स इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं कि आपको सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे इधर पे भी देख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इनकी हेडिंग्स याद कर लेना। क्या क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, स्टॉप टॉकिंग, बी पेशेंट, फोकस ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल कंटेंट। तो ये हेडिंग्स याद कर लो, हेडिंग से तो कंटेंट आपको एनीवेज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हेडिंग्स लेकिन आपके टिप पे होनी चाहिए। कई बार वो क्वेश्चन क्या देते हैं, तो एमसीक्यू में 3 ऑप्शंस दे देंगे एंड बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा इस प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो आपको हेडर्स अगर याद हुए ना तो आपको पता होगा कि ये वाला है ये वाला नहीं है। ठीक, आप एमसीक्यू अभी जब सॉल्व करोगे, बुक के एंड में, चैप्टर्स के एंड में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप वो सॉल्व करोगे ना, आपको उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या करना है। अपने को ये हेडर्स याद होने चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग में स्टॉप टॉकिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, पुट द स्पीकर एट ईज, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एम्पथाइज, बी पेशेंट, ये सब प्रिंसिपल्स है इफेक्टिव लिसनिंग के, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो पहला आता है प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस। अगेन बैरियर क्या है, आप अपने दिमाग में पहले से ही कुछ सोच के रख लेते हो, पहले से एक ओपिनियन बना लेते हो, जिस वजह से आप अगले इंसान की ऑब्वियसली नहीं सुनोगे, ये अपन पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इज इंटरप्टिंग,
इंटरप्टिंग मतलब बीच बीच में बोलना, ठीक है। आपको क्या बोला गया, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए दो चीजें क्या जरूरी है, एक तो आपको पेशेंस जरूरी है, दूसरा बोलना कम है, आपको दूसरे को सुनना है। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करते हो, जब आप कॉन्स्टेंटली इंसान को, वो कुछ बोल रहा आपने फिर ओह नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, या कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप कॉन्स्टेंटली उसकी बात काटते जा रहे हो, तो जब आप बात काटते जाओगे तो ना तो आप उसकी बात सुन रहे हैं, ना अगली बार वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे फेल हो जाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक बंदे का बोलना एंड दूसरे बंदे का उसकी बात समझना इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पहला तो आप बंदे को बोलने नहीं दे रहे, दूसरी आप उसकी बात समझ नहीं रहे, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। कई बार अपने पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, यू नो, अपन लोगों ने देखा है, अपन लोगों ने ये जजमेंट्स कैसे बनाए, अपन लोगों ने ये जो जजमेंट्स बना रखे हैं कि एक मोटा चश्मा लगाया हुआ एकदम ऊपर तक बटन बंद करे हुए जो बंदा आएगा, वो यूजुअली थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हो सकता है वो थोड़ा सा शाय हो। ये कैसे अपन ने ओपिनियंस बना रखे हैं? क्योंकि अपन लोगों ने देखा है बचपन से एकदम एकदम डरे हुए से बच्चे आते हैं, एकदम मतलब जो शाय होते हैं वो एकदम ऐसे आते हैं, अपन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये शाय है, अपन उसके बाद अपने को मालूम है कि ये नहीं बोल पाएंगे, राइट। तो ये सब अपन लोगों ने पहले देखा है, अपन ने बचपन में देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये पर्सनैलिटी के, जो उनको देख के अपन समझ जाते हैं कि वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो ये जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस है ना, इनके हिसाब से अपन लोगों को जज करना चालू करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं कई बार अपन को इनको इग्नोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान के बोलने का तरीका अलग है, हर इंसान की लैंग्वेज अलग है। हो सकता है भाई वो चश्मा लगाता है, उसको फुल बटन पहनना पसंद है, उसको वैसे ही रहना पसंद है, तो उसकी चॉइस है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीच नहीं दे सकता है, वो बोल नहीं सकता। या अपन लोग जो सोच रखा है, कोई इंसान बहुत सुंदर है तो हो सकता है पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो अच्छा बोलेगा, कोई इंसान बहुत ऐसे ताड़ सा है, एकदम बहुत मोटा है या चबी है, तो वो उतनी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी नहीं आएगी, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये सब एक्सपीरियंसेस अपने को अलग रखने चाहिए। हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान के बोलने का तरीका है। हो सकता है आप जिसको एकदम चंपू समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो, वो ही सबसे अच्छी स्पीच दे के जाए। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो लोग अलग अलग होते हैं, हर इंसान अलग है, हर इंसान के बोलने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, टोन अलग है। तो एक बार मौका देना चाहिए सुनने का, पहले से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सुनने का मौका दो एंड देन डिसाइड करो कि वो अच्छा बोल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब यू आर प्री ऑक्यूपाइड, आपके दिमाग में ऑलरेडी इतने थॉट्स हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा कि आप यहाँ कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने बोला था इफेक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा प्रिंसिपल क्या था, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको दूसरे की बात सुननी है ना। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको अभी जाके किसी की बात सुननी है, तब आप जाके बात सुन पाओगे। अगर आपके दिमाग में आपका ब्रेन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सम अदर थॉट्स, आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो आपका फोकस वहां ज्यादा होगा, यहाँ कम। तो प्री ऑक्यूपेशन मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ पुराने थॉट्स चल रहे हैं, तो आप उन पे भी आपका ध्यान है, इधर भी आपका ध्यान है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। हैविंग अ क्लोज्ड माइंड। क्लोज्ड माइंड मतलब अगेन कहीं कौन हुए, वही धूर्त लोग, वो गांव वाले लोग जिन्होंने अपने दिमाग में जो एक मेंटालिटी बना ली है वो बनी हुई है, उन्होंने अपने दिमाग के शटर ऐसे बंद कर दिए कि तुम कुछ बोलते रहो, वो दरवाजे के अंदर ही नहीं आती है बात, तो दिमाग यहीं से बाउंस होकर तो बात वापस चली जाती है। तो किसी इंसान का क्लोज्ड माइंड होना मतलब क्या होता है कि वो इंसान को आप कुछ भी बोल लो, उसने अपने दिमाग में एक बात बसा ली है तो बसा ली है, वो नहीं सुनेगा, उसने अपने दिमाग के शटर एकदम बंद कर दिए। कई बार टीचर बोलती है ना अपन लोग गाली देते हुए कि यार क्या है, दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि दिमाग के दरवाजे खोलो। इसका मतलब क्या होता है, यू हैव क्लोज्ड माइंड, आप सुन ही नहीं रहे हो दूसरे की बात, आपने अपने दिमाग में बना लिया कि आप जो सोचते हो वो सही है, तो अब आपको कुछ भी बोलता रहे वो बात यहाँ से बाउंस बैक होकर चली जाएगी, आपके दिमाग तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आपने अपने थॉट्स डिसाइड कर लिए कि ये ही सही है। तो ऐसे करने से कम्युनिकेशन हमेशा फेल होती है, ठीक है। यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू आइडियाज। ब्रिंगिंग इन इमोशंस, ठीक है। अब कई बार कोई इंसान अपने को कुछ समझाने की कोशिश करता है ना, कोई इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सी दिस बिहेवियर्स ऑफ योर्स, तुम कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हो, कभी कभी एकदम चिल्लाने लगते हो, ये सही नहीं है। अब आप उसकी बात समझ नहीं रहे, वो क्यों बोल रहा है भाई, वो तुम्हारे साथ ध्यान रखता है, ही केयर्स फॉर यू, इसलिए वो तुम्हें समझा रहा है कि बात बात पे गुस्सा होना या बात बात पे इरिटेट होना इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। लेकिन तुम मतलब इतने ज्यादा इमोशनल हो, आपने क्या सोचा, जिसको देखो मेरे को ताना ही मारता रहता है, मुझे ही सुनाता रहता है। तो आप अगर इमोशंस अपने बीच में लेके आओगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता।
अगला बंदा आपको आपके बेनिफिट के लिए समझा रहा है कि आपको एंगर इश्यूज हैं या आपको ये वाले इश्यूज हैं, तो यू शुड वर्क फॉर इट, ठीक है। तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर इमोशंस इन बिटवीन। अगर आप इमोशंस बीच में ले आओगे तो इमोशंस आपको ओवर पावर कर देंगे ना, आप दूसरे इंसान की बात नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉइज। नॉइज मतलब अगेन आता है डिस्टर्बेंसेस। नॉइज ये वर्ड अपन लोगों ने याद करो चैप्टर 4 में पढ़ा था, जब अपन लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, वहां पे अपन लोगों ने लास्ट एकदम 7th स्टेप पढ़ा था नॉइज। नॉइज का मतलब क्या था? डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन, दिस डिस्ट्रैक्शन, ऐसा डिस्ट्रैक्शन, या बाहर से उधर आवाजें आ रही है, अपना ध्यान उधर जा रहा है, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज नॉइज। तो अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं तो अपन किसी एक इंसान की बात पे दिमाग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज फेकिंग अटेंशन। ऑब्वियसली नॉन लिसनर्स क्या करते हैं? दे प्रिटेंड कि वो सुन रहे हैं लेकिन वो अपने ही काम में बिजी है। तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही एंड कम्युनिकेशन तो एनीवेज फेल हो रहा है। क्यों? कम्युनिकेशन में इंसान का बोलना एंड दूसरे इंसान का समझना जरूरी है। वो तो अपनी बात बोल रहा है पर आप तो नहीं समझ रहे हो, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। तो फेकिंग अटेंशन, जो लोग प्रिटेंड करते हैं हाँ हम सुन रहे हैं बात, कोई फायदा नहीं है, कम्युनिकेशन एनीवेज फेल हो रहा है, ठीक है। सो इफेक्टिव एक्टिव कम्युनिकेशन, सब टाइप की कम्युनिकेशन गई भाड़ में, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है पर आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बिकमिंग इमोशनल। दिस पॉइंट इज रिपीटेड कि ब्रिंगिंग इन इमोशंस या बिकमिंग इमोशनल, दोनों सेम ही बात बोलता है कि कोई की बात सुनते टाइम पे आप अपने इमोशंस बीच में घुसाते हो या आप एकदम इमोशनल हो जाते हो तो आप समझ नहीं सकते हो, है ना। कभी भी अगर आप अपने इमोशंस बीच में घुसाओगे ना तो आपके इमोशंस ज्यादा ओवर पावर करेंगे बजाय किसी और चीज के। तो इमोशनल, किसी की बात सुन रहे हो, प्रैक्टिकली वो बात को सुनो एंड देन अपनी इमोशनल लगाओ, ठीक है। Obviously, emotions are important for empathy, sympathy and everything, but सुनते टाइम पे प्रैक्टिकली वो बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अगर आप किसी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना एंड आपके अंदर पेशेंस है तो आप एनीवेज कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसान की बात काटने में लगे रहोगे। हाँ समझ गया, हाँ ठीक समझ गया, आप उसको बात कंप्लीट ही नहीं करने दोगे, ठीक है। एंड अगर आप इस एटीट्यूड में रहते हो या ऐसा एटीट्यूड फॉलो करते हो तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है एंड दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। लास्ट इज डिस्ट्रैक्शन। अगेन नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन दोनों सेम बात बोलते हैं एंड ऐसे ही जो पॉइंट्स है ना, नॉइज, डिस्ट्रैक्शन, ऐसे पॉइंट्स अगर उन्होंने आपको दे दिया पेपर में तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। याद रखना नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन दोनों ही सेम बात कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब एनी कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपका दिमाग उधर से हटके कहीं और चला जाता है, ठीक है। नॉइज में भी सेम बात होती है, नॉइज में मतलब हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर इन सब चीजें हैं तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है वेज टू ओवरकम बैरियर्स इन लिसनिंग। एक टॉपिक छूट गया क्या आपने? नहीं, हो गया। चलो, सो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वेज टू ओवरकम बैरियर्स इन लिसनिंग और वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। अभी तक अपन ने ये जो भी बैरियर्स के बारे में पढ़ा है, एक्टिव लिसनर अपन नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। इफेक्टिव लिसनिंग अपन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये बैरियर्स तो है, लेकिन इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे आप इन सब चीजों को इग्नोर करके आप एक्चुअली ध्यान से सुन सकते हो या एक एक्टिव लिसनर बन सकते हो, कैसे। तो अब अपन फाइनली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से डील करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन इन बैरियर्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। सबसे पहली चीज, आपसे जब कोई इंसान बात कर रहा है तो यू हैव टू शो अ लिटिल इंटरेस्ट। या तो आप नॉट करते रहो या आप ऐसे ऐसे करते रहो या आप आंखों के जेस्चर्स ऐसे ऐसे दिखाते रहो, वॉट एवर इट इज। अगले इंसान को लगना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो एंड समझ रहे हो, तभी वो कंफर्टेबल होगा आपको कोई बात बताने में, तभी वो कम्युनिकेट करेगा एंड तभी आपके वो बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेते हैं दे शुड बी लिटिल काम एंड कंपोज। थोड़ा उनको पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड अच्छा रखा तभी जो बंदा इंटरव्यू देने आया है वो प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन दे पाएगा। अगर ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको डर लगेगा, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड वो अपनी बात प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा। एंड अगर वो अपनी बात प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, ठीक है। तो कीप प्रोवाइडिंग क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। ये क्लूज किसी भी तरीके के क्लूज हो सकते हैं। आप एक नोट कर सकते हो, अपन क्लास में बैठे बैठे एनीवेज टीचर की बात सुन के ऐसे नोट करते रहते हैं, या अपन आंखों से ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको जेस्चर्स देते रहो कि आपको उसकी बात समझ में आ रही है, ताकि वो इंटरेस्टेड हो आपसे बात करने में। अदरवाइज वो थोड़ी देर बाद इरिटेट होकर ही भी लाइक कि मैं दीवालों से बात कर रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे पत्थर से बात करने का।
तो आप जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेट। अगेन आप किसी की बात सुन रहे हो तो दिमाग से पूरे दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस, ये पेन हिलाना, बालों से खेलना, कान से खेलना, है ना, इधर उधर की बातें सोचना, इन सबको आपको अलग रख के उसकी बात सुननी पड़ेगी। उसकी बात सुनोगे, समझोगे, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। सो पहला आपको उसको जेस्चर देके समझाना है कि यू आर लिसनिंग। दूसरा आपको कंसंट्रेट करना है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तीसरा रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है जब इंसान बोल रहा है तो अपन ये नहीं सोच रहे हैं, ना सुन रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, अपन कॉन्स्टेंटली दिमाग में सोचते रहते हैं कि जैसे ही इसकी बात खत्म हुई मुझे रिप्लाई क्या करना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का कॉल आता है, यार आज सब लोग शाम को 6 बजे पार्टी कर रहे हैं। आप उसकी पूरी बात नहीं सुनोगे, आप अपने दिमाग में पहले ही सोचने लगोगे कि इस पार्टी के लिए मुझे मना कैसे करना है, क्या बहाना बनाना है, ठीक है। तो उतने जितनी देर उसने बोला है ना, उतनी देर आपका दिमाग वही था कि क्या बहाना बनाना, कैसे बहाना बनाना है। जैसे वो अपनी बात खत्म करेगा, आप बहाना बनाओगे, खत्म कर दोगे, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने उसकी बात तो सुनी ही नहीं, एंड बात सुनी नहीं है, आपको समझ में नहीं आई, तो कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो जब आपको कोई कुछ बोल रहा है वो सुन लो उस टाइम पे ये मत सोचो कि बात खत्म होने के बाद क्या रिप्लाई करना है। सुन लो, समझ लो, अब बात खत्म हो गई, अब आप अपना रिप्लाई सोच के रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो अपनी आदत है कि जब इंसान बोल रहा है तभी अपन ने सोच लिया कि क्या रिप्लाई करना है, उसमें अपन एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आदमी बोल क्या रहा था, ठीक है। वो अपने को नहीं करना है। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। बिफोर हैंड प्रिपेयर करना मतलब क्या, अपने आप को ये चीज बताना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि आपको इस लेक्चर में बैठना है, आपको अभी 1 घंटा ये बात सुननी है, ठीक है। यू हैव टू कंसंट्रेट हियर, आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्शन पे फोकस नहीं करना है, फालतू की थॉट प्रोसेस नहीं लगानी है, आपको यहाँ ध्यान देना है। आपको पहले से अपने दिमाग को ये बात से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, एंड आप 1 घंटे ध्यान से बैठ के बात सुन पाओ, ग्रास्प कर पाओ, एंड आगे रिएक्ट कर पाओ, ठीक है। एकदम सिंपल है, आपको हेडर्स ध्यान से याद रखने हैं। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कोई थॉट प्रोसेस है, अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आपके सिवाय दूसरे इंसान का एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको जो लगता है, उनको लगता है कि जो उन्हें लगता है वही सही है, बाकी और जो इंसान बोल रहा है वो गलत ही है। कुछ होते हैं ऐसे। आपका जो पर्सपेक्टिव है इट्स ओके, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो सकता है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको अपने दिमाग में ये चीज समझानी चाहिए कि हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव से अलग हो। तो इस केसेस में आप उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, उसका पर्सपेक्टिव समझो, देन सोचो कि क्या उसका पर्सपेक्टिव सही है, आपका पर्सपेक्टिव गलत है। अगर हाँ तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, स्टबर्न मत बनो, क्लोज्ड माइंड्स मत रखो, ठीक है। एंड आपको लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव सही है तो उसकी बात खत्म होने के बाद आप अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करो, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव सुनो। नेगेटिव एटीट्यूड उसकी तरफ डेवलप मत करो कि यार ये तो अगेंस्ट बोल रहा, मैं इसका पर्सपेक्टिव नहीं सुन सकता। वही होता है मोदी भक्स एंड मोदी एंड एंटी मोदीज के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है कुछ लोगों को उनके एक्शंस जो है वो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को खराब लगते हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, लेकिन दूसरे के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना इज जरूरी, ठीक है। आप अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रखो एंड उनका पर्सपेक्टिव ध्यान से सुनो एंड देन एनालाइज कि क्या उसका पर्सपेक्टिव सही है या नहीं। समझने की क्षमता रखो, एंड ये चीज समझने की क्षमता रखो कि आपका पर्सपेक्टिव अगर गलत है तो इसका पर्सपेक्टिव आप अडॉप्ट कर पाओ, ठीक है। क्लोज माइंड्स वाला एटीट्यूड मत बनाओ। नेक्स्ट, बी श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज कंडक्टिव टू लिसनिंग, इट इज कंड्यूसिव एक्चुअली। बी श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव है ये, तो बी श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसनिंग, ठीक है। कंड्यूसिव टू लिसनिंग मतलब अब आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लॉन में बैठे हुए एंड बाहर माता का जगराता हो रहा है, जोर जोर से भोंपू गाने सब बज रहे हैं, तो आप मानो या ना मानो लेकिन एटलीस्ट 2% आपका जो अटेंशन है ना वो वहां जाएगा, आपका ध्यान वहां जाएगा। तो शांत एनवायरनमेंट में बैठो, जब कुछ सीरियस सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर देख रहे हो एग्जाम के लिए, तो सीरियस जगह में बैठो। अब आप पार्क में बैठ के लेक्चर देखोगे तो क्या आपका मन लगेगा, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुत्ते के साथ दौड़ रहा है, कोई वॉक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भटकेगा। तो उस इन्वायरमेंट में जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में बैठो विच इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब क्या होता है, जो एडजस्टमेंट कर पाए, है ना, जहाँ पे आप प्रॉपरली सुन पाओ, जहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई बैरियर्स नहीं आए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसको अपन बोलते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज। आपको कुछ 13-16 एमसीक्यूज होंगे इसमें,
13 एमसीक्यूज है, आपको चैप्टर रीड करने के बाद ही ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। चैप्टर एक्सट्रीमली इजी है लेकिन बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, तो ये पॉइंटर्स आपको याद करना है। अब ये पॉइंटर्स आप कैसे याद कर सकते हो, चैप्टर का ना एक चार्ट बना लिया करो। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये चैप्टर हो गया तो इसमें अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लिसनिंग के टाइप्स, तो लिसनिंग के टाइप्स की हेडिंग लिख ली अपन लोगों ने सिर्फ, ठीक है। देन अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ लिसनर पढ़ा, तो 5 लिसनर का नाम लिख लिया। देन अपन लोगों ने बैरियर्स पढ़े फॉर इफेक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनर, कौन कौन से बैरियर्स थे उसका एक पॉइंटर बना लिया, इफेक्टिव लिसनिंग का बना लिया। देन ओवरकम करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स थे वो बना लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स याद हो जाते हैं। तो जिनको ऐसे भी याद हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं याद होते इतने सारे पॉइंट्स, वो एक ऐसा छोटा सा चार्ट बना सकते हैं हर चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि आप जब एमसीक्यू पेपर दे रहे हो तब आपको हेडर्स, जो हेडिंग्स दी हुई है उन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप मिस कर सकते हो, वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो चलो इसके साथ अपन विदा लेते हैं। अपना चैप्टर 5 भी हो चुका है खत्म, तो अपना चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ। बहुत ही इजी चैप्टर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अपन लेटर्स लिखना सीखेंगे, अपन ड्राफ्ट करना सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके सिवाय अपन कॉम्प्रीहेंशन या ये सब लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अब जो कंसेप्ट वाला पार्ट था ना इंग्लिश ग्रामर का, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सब खत्म हो गया है। अब अपने को ट्रिक्स सीखनी है एंड प्रैक्टिस करना है। कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, एरर्स करेक्ट करना, ढूंढना, सेंटेंस किस ऑर्डर में करना होना चाहिए। अब जो पार्ट आने वाला है दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। तो अभी तक का प्लीज चैप्टर 1 के ग्रामर के सारे कंसेप्ट अच्छे से कर लेना एंड प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। एंड आई होप आपने टेंसेस का एक और चार्ट बना लिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन लोग वाइंड अप करते हैं एंड आई होप आप ये चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1 खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।